नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 18 मई, 19 मई, 17 मई या फिर 16 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 मई। हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस यानी WTISD मनाया गया। बता दें कि विश्व दूर संचार दिवस 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है। इसका उद्देश्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना और दुनिया भर में डिजिटल डिवाइड को कम करने के तरीकों के बारे में चर्चा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 मई। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा INS वागशीर किससे संबंधित है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर या फिर विमान वाहक जहाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है। बता दें कि INS वागशीर का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में गहरे समुद्र की एक शिकारी मछली है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है। यह समुद्री परीक्षण के बाद 12 से 18 महीनों के भीतर नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। इस सबमरीन को मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स ने बनाया है। यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के तहत बनाई गई है। बताते चले कि प्रोजेक्ट 75 के तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को कमीशन किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। यह पारंपरिक विमानन ईंधन का नवीकरणीय विकल्प है। यह पारंपरिक विमानन ईंधन की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, या फिर यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह पारंपरिक विमानन ईंधन का नवीकरणीय विकल्प है। हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF मिश्रण का उपयोग करके सफलतापूर्वक भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान भरी गई। SAF मिश्रित एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF द्वारा संचालित एयर एशिया के जहाज ने पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस फ्यूल की आपूर्ति प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पारंपरिक विमानन ईंधन का एक नवीकरणीय विकल्प है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। यह नवीकरणीय स्रोतों जैसे प्लांट ऑयल, अपशिष्ट बायोमास और पुनर्नवीनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जेट ईंधन के लिए एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करके विमानन क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। यह विशेष रूप से जेट इंजनों की अनूठी आवश्यकताओं और विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। SAF में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है। यह उपयोग किए गए फीड स्टॉक और उत्पादन प्रक्रियाओं के आधार पर पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 50% से 80% तक की कटौती कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह पारंपरिक विमानन ईंधन का नवीकरणीय विकल्प है। अगला प्रश्न है, डॉट्स लैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऐसी विवादित भूमि है जिनके स्वामित्व के कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। 2. इन भूमियों को डॉटेड लैंड्स के रूप में वर्गीकृत करने की प्रथा ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं।
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने निषिद्ध सूची से डॉटेड लैंड्स को हटाना शुरू कर दिया है। अब इन जमीनों को बेचने या उन किसानों को गिरवी रखने का पूरा अधिकार बहाल कर दिया है जो उनके मालिक हैं। गौरतलब है कि डॉटेड लैंड्स ऐसी विवादित भूमि है जिनके कोई स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज नहीं है, इसलिए कथन एक सही है। ऐसी भूमि पर आमतौर पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ साथ सरकार का राजस्व विभाग दावा करता है। इन भूमियों को डॉटेड लैंड्स के रूप में वर्गीकृत करने की प्रथा ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी, इसलिए कथन दो सही है। स्थानीय राजस्व अधिकारी जिन्हें सरकार के स्वामित्व वाली और निजी स्वामित्व वाली भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया है, किसी भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व का दावा किए जाने पर विवादित भूमि के रिकॉर्ड के स्वामित्व कॉलम में बिंदु डाल देते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, म्यांमार में भारतीय राहत अभियान, भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान या फिर पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के खिलाफ सैन्य अभियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार में भारतीय राहत अभियान। हाल ही में भारत ने चक्रवात मोका से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया, इसलिए विकल्प बी सही है। इस राहत ऑपरेशन के तहत आईएनएस कमोरता, आईएनएस घड़ियाल और आईएनएस सावित्री राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। इनमें आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता और स्वच्छता की वस्तुएं आदि शामिल है। बताते चले कि बीते दिनों आए सुपर साइक्लोन मोका ने बांग्लादेश और म्यांमार में व्यापक तबाही मचाते हुए सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार में भारतीय राहत अभियान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह हर साल 23 मई को मनाया जाता है। 2, इस वर्ष इसकी थीम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी आईडीबी मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई 1992 को जैव विविधता सम्मेलन को अपनाने के उपलक्ष्य में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष इसकी थीम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए कथन दो सही है। बताते चले कि जैविक विविधता को अक्सर पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द ब्लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित आकाश गंगा का एक प्रकार है। 2, BL-LAC ब्लेजर से निकलने वाले उत्सर्जकों के क्षय का पता केवल हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का उपयोग करके लगाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में प्रकाशित एक नवीनतम अध्ययन में कहा गया है कि BL-LAC ब्लेजर से निकला फ्लेयर 21 अगस्त 2020 को मैक्सिमा तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि ब्लेजर एक प्रकार की आकाशगंगा है जो एक विशालकाय ब्लैक होल द्वारा संचालित होती है, इसलिए कथन एक सही है। यह आकाश में सबसे चमकदार और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं में से एक है। यह एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिय के रूप में जानी जाने वाली आकाश गंगाओं के एक वर्ग से संबंधित है। दुनिया भर में स्थित 11 ऑप्टिकल टेलीस्कोपों के एक समूह द्वारा किए गए निरंतर अवलोकनों का उपयोग करके BL-LAC ब्लेजर से उत्सर्जन के क्षय का पता लगाया गया। इनमें से एक लद्दाख के हानले में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भी है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत में किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यह पूरी तरह से फसल उत्पादन और कृषि गतिविधियों पर केंद्रित होते हैं। यह सरकार द्वारा संचालित संगठन है जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह किसानों द्वारा अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए गठित सामूहिक उद्यम है, या फिर यह मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर औद्योगिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह किसानों द्वारा अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए गठित सामूहिक उद्यम है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्रीय योजना के तहत सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसान सदस्यों द्वारा शासित गैर लाभकारी संगठन है जो नीति विकास और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो छोटे किसानों को तकनीकी सेवाओं से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक खेती के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करते हुए सेवाएं प्रदान करता है। यह ऐसे छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के सामूहिकीकरण में सहायता करते हैं ताकि उन्हें ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए सामूहिक शक्ति प्रदान की जा सके। इनका लक्ष्य उभरते बाजार के अवसरों में किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभ को बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। यह किसानों द्वारा अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए गठित सामूहिक उद्यम है। अगला प्रश्न है, नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट किस नदी पर प्रस्तावित किया गया है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। हाल ही में असम के गुवाहाटी में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग यानी DIWT असम सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। बता दें कि इस सर्किट में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 7 ऐतिहासिक मंदिरों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वक्लांता, दौल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और औनीति सत्रा को जोड़ने का प्रस्ताव है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके तहत गुवाहाटी के आसपास 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच हॉप ऑन हॉप ऑफ पर आधुनिक नौका सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। अंतिम प्रश्न है, 75-25 पहल किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा शुरू की गई है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को चिन्हित करने के लिए 75-25 पहल शुरू की, इसलिए विकल्प बी सही है। बता दें कि 75-25 पहल की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम में की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल पर रखना है। केंद्रीय बजट 2023-2024 के आउटकम बजट दस्तावेज में पहली बार उच्च रक्तचाप और मधुमेह उपचार पेश किया गया, जो आउटपुट संकेतकों के रूप में उच्च रक्तचाप और मधुमेह कवरेज सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में घड़ियाल की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड या फिर वल्नरेबल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।